बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी 100 इंडेक्स ने नया संग मील अबूर कर लिया। 64,000 पॉइंट्स की नफसाती हद अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स तारीख अमल कर दी। 100 इंडेक्स ने आज भी दो नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। ट्रेडिंग के दौरान ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग होने का एक रिकॉर्ड कायम किया 100 इंडेक्स ने और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग का 63,900 पॉइंट्स पर पहली बार 100 इंडेक्स बंद हुआ। 961 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। ब्रोकर्स और फाइनेंसर्स ने जमकर खरीदारी की। रिफाइनरी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेजी हमने देखी और शुरू से ही हम देख रहे थे कि नॉन स्टॉप मार्केट के अंदर तेजी का रुझान बरकरार रहा। मार्केट प्लस, सरप्लस और रिकॉर्ड प्लस सतह पर ट्रेड हुई। 983 मिलियन का वॉल्यूम ओवरऑल रिकॉर्ड किया गया। 383 कंपनियों के शेयर्स में खरीदो फरोख्त हुई। 258 कंपनियों के शेयर्स हमने ग्रीन स्केल पर देखे। 117 कंपनियों के शेयर्स में हमने कमी देखी। मार्केट आज रिकॉर्ड तेज क्यों हुई, क्या वजूहत है, आइंदा आने वाले दिनों में 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन होगी, सेंटिमेंट्स क्या होंगे और 100 इंडेक्स साल के अख्ताम तक कहाँ जा सकता है, इन पॉइंट्स पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ने कर्ज़ों के दादोशुमार जारी कर दिए। हुकूमत ने जो कर्ज़े लिए हैं मुकामी सतह से और बैरूनी कर्ज़े जो हुकूमत के हैं उनके क्या दादोशुमार है वो जारी कर दिए हैं। डॉलर कम होने से बैरूनी कर्ज़ों में तो कमी हुई है लेकिन मुकामी कर्ज़ों में इजाफा हुआ है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में मुकामी कर्ज़े 2% इजाफे से 40,409 अरब रुपये रहे। सितंबर 2023 के मुकाबले अक्टूबर 2023 में यानी एक माह में सरकार के मुकामी कर्जों में 711 अरब रुपए का इजाफा हुआ। सितंबर 2023 में हुकूमत के मुकामी कर्जे 39,698 अरब रुपए थे। अक्टूबर 2023 में हुकूमत के बैरूनी कर्जों के हजम में 521 अरब रुपए की कमी हुई और बैरूनी कर्जे इस वक्त 22,594 अरब रुपए पर हैं। यानी पाकिस्तान का मजमूई कर्जा इस वक्त 63,000 अरब रुपए के करीब है, जिसमें लोकल मार्केट के डेट्स भी हैं और इंटरनेशनल मार्केट के डेट्स भी हैं। इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ यानी मुकामी और बैरूनी कर्जों का हजम तो अप्रॉक्सीमेटली 63,000 अरब रुपए बनता है। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर का काम होता है लोगों को टैक्स नेट में लाना, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ना, नॉन फाइलर रखने वालों को फाइलर के स्टेटस दिलवाना और मुल्क के ख़जाने को तक़वियत पहुँचाना। लेकिन यहाँ एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है। एफबीआर के खुद मुलाजमीन नॉन फाइलर निकले हैं। 300 से ज़ायद मुलाजमीन एफबीआर के नॉन फाइलर निकले। उन्होंने रिटर्न जमा नहीं कराया मुकर्ररा मुद्दत में और इस हवाले से एफबीआर ने RTO 1 कराची के नॉन फाइलर मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन ले लिया है, लिस्ट जारी कर दी है, सर्कुलर का इजरा कर दिया है। एफबीआर RTO 1 कराची के 307 अफसरान नॉन फाइलर की लिस्ट में शामिल हैं। कराची इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत ख़त्म हो गई और अफसरान ने रिटर्न फाइल नहीं किया। 31 दिसंबर 2023 तक अब इनको मोहलत दी गई है कि वो अपना रिटर्न लाजमी फाइल करें और अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो उनकी तनख्वाहों में से बाकायदा तौर पर कटौती होगी, उन पर जुर्माना होगा और इस हवाले से कमिश्नर को अहकामात जारी कर दिए हैं। बड़ी अचंभे की बात है, खुद एफबीआर के मुलाजमीन टैक्स नहीं जमा करा सके और इस हवाले से एक्शन ले लिया है। प्रोग्राम में इस हवाले से हम बात करेंगे लेकिन मैं आपको यहाँ एक और पॉइंट बताऊँगा कि एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने ख़त लिख दिया है हुकूमत को और कहा है कि उन्होंने जो एविएशन पॉलिसी 2023 का इजरा किया है वो गलत किया है, उसको मुस्तरद कर दिया है। एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने वो क्यों किया है, इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालबात क्या हैं। उनके मुतालबात ये हैं कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है फ्लाइंग स्कूल्स के उनमें जो इजाफा किया गया उस इजाफे को वापस लें। जनरल एविएशन इंडस्ट्री को तक़वियत पहुँचाने के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम करें क्योंकि पाकिस्तान में पायलट्स का फुकदान है और जनरल एविएशन पायलट्स को तैयार करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद फिर LCs के इशूज़ भी सामने आ रहे हैं क्योंकि फ्यूल की तरसील मुतासर हो जाती है, कभी कभार बहुत डिले हो जाती है जिससे तलबा जो यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं पायलट्स बनने के हवाले से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके कोर्सेज ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। इस हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। जबकि PIA ने एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। कल जकार्ता में फंसा एक तैयारा पाकिस्तान पहुँच गया है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है और PIA ने अदायगी कर दी है लीजिंग कंपनी को। $26 मिलियन अदा करके एक तैयारा एयरबस A320 वापस बुला लिया है और अपने बेड़े में शामिल कर लिया है और एक तैयारा जो अभी वहाँ पर मौजूद है बहुत जल्द वो भी पाकिस्तान में आ जाएगा। बड़ी खुशाइन बात है, बड़ा सरप्राइज़ दिया है PIA की मैनेजमेंट ने। इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्जों की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 माह में कर्ज की तीसरी किस्त मंजूर कर ली है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर मालियत की 3 एक साथ
उन्होंने मंजूर की है बैंक ने, और पाकिस्तान की ये तीनों इकसात जो मंजूर की गई हैं ये सैलाब मुतासरीन पे खर्च होंगी, पाकिस्तान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होंगी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे खर्च होंगी। पहली किस्त जो मंजूर की गई थी वो अक्टूबर में की गई थी $25 करोड़ की, फिर दूसरी किस्त नवंबर में मंजूर की गई $18 करोड़ की, और फिर तीसरी किस्त मंजूर की है रवा माह दिसंबर में $22 करोड़ की। बड़ी खुशाइन बात है, IMF मुआहदे के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में कि नॉन फाइलर्स के लिए बड़ा फैसला कर दिया है FBI ने, और FBI ने ये फैसला किया कि मुल्क भर में मौजूद नॉन फाइलर्स के बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे। जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स रेट में शामिल नहीं होते, जो टैक्स की चोरी करते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन मुरतब कर लिया गया है, क्योंकि IMF की टेक्निकल टीम पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रही थी, FBI से मुसलसल कॉन्टैक्ट में थी, और फिर इन दोनों टीमों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया है कि नॉन फाइलर्स को भिजवाए गए जो नोटिस हैं, जो चोरी कर रहे हैं, अगर उनके हवाले से फौरी तौर पर फाइलर्स ने अपना रिटर्न जमा नहीं कराया और नॉन फाइलर्स जो हैं वो फाइलर्स के नेट में शामिल नहीं हुए, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। 7,40,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भिजवाए गए हैं। FBI मुतारिक हो गया है, क्योंकि FBI की जो टास्क फोर्स टीम है उनका हदफ ये है कि पाकिस्तान का जो सालाना टैक्स इकट्ठा करने का जो एक टारगेट है वो 9,415 अरब रुपए है, जो IMF ने मुख्तस किया है, उसको हासिल करना है, ताकि महसूलात के निज़ाम को बेहतर किया जा सके और टैक्स GDP को इंक्रीज़ किया जा सके। प्रोग्राम में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, FBR के अहदाफ और जनरल एविएशन के मसाइल को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमें इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी थी। आज हमने ट्रेडिंग के दौरान देखा हमें इंडेक्स 64,000 पॉइंट के नफसातियात अबूल कर गया पहली बार, और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी देखने में आई। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक नायब सदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गनी उस्मान। बहुत शुक्रिया गनी साहब। आज भी मार्केट में रिकॉर्ड तेजी दिखी गई, 100 इंडेक्स ने अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़े और 2 नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। क्या कहते हैं हम इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान में जैसे आपने कहा ना कि सबका 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए, और आप ये देखें कि अभी जो बैंकिंग इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री के जो सितंबर के रिजल्ट आएंगे, माशाल्लाह आप सोच नहीं सकते ऐसे इनसे भी ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। अगले साल जो बैंकिंग इंडस्ट्री ने ₹2 प्रॉफिट की थी, तो उसके बदले ₹4 प्रॉफिट आएंगे दिसंबर की एंड की जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो रिजल्ट आएंगे। तो माशाल्लाह ये अच्छी बात है। और दूसरा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का भी पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टर हो रहा है, और अब मुझे लगता है कि रुपया डीवैल्यू नहीं होगा और 280 पे रहेगा। तो पाकिस्तान में आज अभी आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो भी बैंकिंग इंडस्ट्री में और ऑयल गैस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी ये भी वजह है, और तीसरी वजह ये भी है कि वो उम्मीद है कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो लोगों का कॉन्फिडेंस एतमाद बढ़ गया है, और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि 2-4 हज़ार इंडेक्स और बढ़ जाएगा। गनी साहब, यानी हम ये एक्सपेक्टेशन कर लें कि साल के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स 70,000 की बुलंद तरीन सतह को छू सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि हो जाएगा। अच्छा गनी साहब, स्टॉक्स के हवाले से तो मार्केट ने आउट क्लास परफॉर्म किया, लेकिन IPOs के हवाले से मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रही। हमने पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो इतने IPOs नहीं आ सके मार्केट में, लेकिन स्टॉक्स ने आउट क्लास परफॉर्म किया। क्यों नहीं आ सके IPOs, वजह क्या है? देखिए, IPO इस वजह से नहीं आ सकते थे कि जो शेयर आपको IPO आने के लिए कंपनी का अगर जो IPO आता है तो वो कंपनी लगेगी, वो चलेगा, उसकी फिजिबिलिटी है 2 साल 2.5 साल के बाद क्या होगा। मार्कअप रेट इतने सारे ज़्यादा है, तो नई इंडस्ट्री मतलब पाकिस्तान में इस मार्कअप रेट में लग नहीं सकती, इसलिए IPO नहीं आ रहे। लेकिन टैक्स रिटर्न के हवाले से अगर मैं बात करूं, फैसिलिटेशन के हवाले से बात करूं, आउट क्लास परफॉर्मेंस के हवाले से बात करूं, तो IPOs को तो आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि आउट क्लास परफॉर्म कर रही है, एक्टिव क्लाइंटेल भी बढ़ रही है। IPO अगर जो मैं एक कंपनी का IPO लाता हूँ, ये क्या मैं सीमेंट फैक्ट्री लगा रहा हूँ या शुगर फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो वो 2.5-3 साल के बाद चलती है। और अगर जो कैपिटल आप लगाएं, अगर जो 1 बिलियन आप लगाते हैं और 50 करोड़ पब्लिक देती है और 50 करोड़ स्पॉन्सर लगाता है, तो अब इसको इंटरेस्ट के लिए अगर जो इंटरेस्ट इनकम ही उसको 50 करोड़ के 8-9-10 करोड़ हो सकती है, तो लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इस रेट पे आएगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि 12 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें 2% डिस्काउंट रेट कम हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोगों की तो राय है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, लेकिन SSCP के आदाद शुमार के मुताबिक तो नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, तो जब नई कंपनियां SSCP में रजिस्टर्ड हो रही हैं तो IPOs के हवाले से क्यों नहीं आगे बढ़ रही? इसलिए कि उनको पता है कि IPO में हम आएंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे।
क्योंकि हमारी जो उनकी फिजिबिलिटी है ना वो जी। वारा नहीं खाती। मैंने कहा ना कि 24% इंटरेस्ट में कहाँ से वो वारा खाएगा, अपने पैसे आदमी भी लगाने को तैयार नहीं है 24% इंटरेस्ट में। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसी वजह से तो पाकिस्तान में रुका हुआ है। तो आइंदा आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि पाकिस्तान में नए आईपीओज आएंगे? अब इंटरेस्ट रेट में तो अब अगर कमी नहीं होती तो हम फिर ये सोचें कि आईपीओज रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे? मुश्किल है। इंटरेस्ट रेट में जब तक कमी नहीं होगी तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये आप नोट कर लें। हाँ? अच्छा, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं शहरियार भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट हैं। कौन से स्टॉक्स में आपने तेजी देखी, क्या हजम रहा, और कौन सा आप देखते हैं कि जो सेशन था वो रिकॉर्ड प्लस रहा, सरप्लस रहा? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो तेजी की लहर बरकरार है, हमने देखा था कि मार्केट में काफी एक्टिव मूव्स के अंदर क्लाइंट्स काम कर रहे हैं। ये काफी अरसे के बाद हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट एक्टिव हैं, ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, और बस के इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट किरदार अदा कर रही है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि पिछले लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 35 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आई है, और ये गुज़िश्ता 7 साल का रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया है। तो जब इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आती है और जब वॉल्यूम भी इतने ज्यादा इंक्रीज होते हैं, और हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट से भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रही है, जिससे अगर आप देख रहे होंगे इतना हाई इंटरेस्ट रेट है और कोई भी इंडस्ट्री वाइबल नहीं है पाकिस्तान में चलने के लिए। कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां तकरीबन मुअत्तल होकर रह गई है पाकिस्तान में। सारा पैसा इस वक्त डाइवर्ट हो गया टुवर्ड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, और इन्वेस्टर को लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लो है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कर रही हैं, जिनमें सरफहरिस्त है बैंक्स। बैंक्स के प्रॉफिट देखेंगे लास्ट ईयर तकरीबन 70% इंक्रीज हुआ है। जी। बैंकिंग के डिपॉजिट भी रिकॉर्ड हाई सतह के ऊपर है। तो ये वजह है कि बैंक से जो इतने अच्छे डिविडेंड दिए उसके बाद इन्वेस्टर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं। आज भी मार्केट में बैंक्स ने ज्यादा लीड किया मार्केट को, और हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूशन बैंकिंग की जानिब से हुई है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस आउट परफॉर्म कर रहा है। इसमें क्लियरली इंडिकेशन है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया और यूएई से कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएंगी वो ज्यादातर ऑयल सेक्टर के अंदर आएंगी। फिर रिकॉर्डिंग के हवाले से बातचीत चल रही है। रिकॉर्डिंग में आपको पता है कि ऑयल कंपनी की दो बड़ी कंपनीज ओजीडीसी और पीपीएल, इनकी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है, तो उनमें एक्टिविटी देखने में आ रही है। फिर पावर सेक्टर में गवर्नमेंट सर्कुलर डेट खत्म करने के बाद उनको पेमेंट देंगी, पावर सेक्टर भी आउट परफॉर्म करे। तो हम कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड बाजार में तेजी चल रही है, और वॉल्यूम ये तेजी हम वॉल्यूम देखते लीडर हैं कि क्या एक दिन रहा? अगर आज वॉल्यूम लीडर क्या रहा? और ये बात करें तो के इलेक्ट्रिक में हमने आउट परफॉर्म करते हुए देखा। आज 143 मिलियन शेयर का आज के इलेक्ट्रिक में अंदर काम हुआ है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी आपको पता है कि जिस तरह से इसकी जो है इसको फोक करने का सिलसिला जारी है, और जो इनकी कंपनी है एक बार फिर शंघाई चाइना के हवाले से बातचीत हो रही है, तो इस हवाले से ये चीजें बेहतर हो रही हैं। अच्छा शहरियार भट्ट, अगर एसआईएफसी के थ्रू हमारे पास एफडीआई आ जाता है मुल्क में, तो आप समझते हैं कि 100 इंडेक्स को मजीद तेजी मिलेगी, और कहाँ पे 100 इंडेक्स जाके रुकेगा? देखिए, अगर आपने पिछले 2 हफ्तों का अगर जायजा लेंगे तो गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं, खासतौर पे वजीर तिजारत गौहर एजाज साहब बरमला ये कह चुके हैं कि अगले 10 दिनों में हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। फिर पिछले दिनों अमारात के कौमी दिन के मौके पे जो यूएई के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान में बहुत जल्द 20 से 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या दुनिया भर की कोई भी मार्केट होती है, फ्यूचर फोरकास्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। जो खबरें आने वाली होती हैं उनके ऊपर मार्केट पहले से ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है और रैलीज बनाना शुरू कर देती है। और यही वजह है कि हमने देखा है कि मार्केट जैसा इवेंट टू इवेंट परफॉर्म कर रही है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत कभी इम्कान है कि आने वाले दिनों में यूएई या फिर सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ी एग्जीक्यूशन होगी एसआईएफसी के थ्रू, और ये माइनिंग्स में हो सकती हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो सकती हैं, पावर सेक्टर के अंदर हो सकती है, पोर्ट के हमने देखा से हमने। इसके अलावा शेल पाकिस्तान की जो डोरें हैं वो भी इसी तरफ जा रही हैं कि सऊदी अरेबिया से कोई बड़ा ग्रुप इनको लेने के लिए जा रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो पॉलिसी ड्रिवन है, और हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जी। प्राइवेटाइजेशन की है और बाहर से जो एफडीआई आ रही है, इनको लेकर इन्वेस्टर काफी ज्यादा पुरअमीर है। जी गनी साहब, मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई है, करेक्शन तो ड्यू लगती है आइंदा आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखने में आएगा? देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई है और मुझे लगता है अभी 2-4 हजार इंडेक्स और भी बढ़ेगा। इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का मसला आएगा। मेरे ख्याल में इस वीक में तो मुझे नजर नहीं आता टेकिंग का हाई।
बहुत शुक्रिया गनी उस्मान आपका, बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज रिकॉर्ड तेजी का रुझान देखा गया। अमलेट इंडेक्स ने तारीख रकम की ट्रेडिंग के दौरान और ट्रेडिंग के अख्ताम पर हमने देखा कि अमलेट इंडेक्स तारीख में पहली दफ़ा 64,000 पॉइंट्स की नफसातियत अबूर कर गया। कल 63,000 के लेवल पर अमलेट इंडेक्स ट्रेड हुआ और आज 64,000 पॉइंट्स के लेवल पर ट्रेड हुआ और आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशन है कि मजीद 2 से 3,000 पॉइंट्स इंडेक्स इंक्रीज होगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये भी है कि हंड्रेड इंडेक्स साल के अख्ताम तक 70,000 का लेवल टच कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई थे ब्रोकर्स के, फाइनेंसर्स के, और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि स्टॉक्स के हवाले से मजीद तेज़ी होगी अपकमिंग सेशंस में और हंड्रेड इंडेक्स तारीख रकम करता रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन हंड्रेड इंडेक्स अपनी 2 रिकॉर्ड साहब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए 2 रिकॉर्ड बनाने पर गामजा ने, एक ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग का और एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग का। आइंदा आने वाले सेशंस में तेज़ी रहेगी, स्टॉक एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है। आइंदा अगले सेगमेंट में हम आपसे एविएशन के मसाइल को डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान की कौमी एविएशन पॉलिसी 2023 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन को। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, क्या मसाइल हैं, क्या वजूहत हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, इस हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं इमरान असलम खान, बानी है एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया इमरान असलम खान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्यों मुस्तरद कर दिया, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कौमी एविएशन पॉलिसी के हवाले से आपको? हमदा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे कंसर्न्स के लिए हमें इस मौका दिया कि हम उस पर बात कर सकें जी। एक्चुअली इसको अगर हम स्टार्ट करें तो 2015 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो उस वक्त से जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई हैं, नंबर 1 तो ये कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती कि 2015 में पॉलिसी आ रही है, फिर 2019 में आ रही है, फिर 2023 में आ रही है। रीजन क्या है कि बार बार नई पॉलिसीज बनानी पड़ रही हैं। जी। हम उन रीजंस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं और मतलब स्टेक होल्डर से उसकी प्रॉपर इनपुट लेके उन चीज़ों को उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत क्यों होती है? इसलिए ना कि आप उस शोबे को तरक्की दे सकें, एक आपके पास गाइडलाइन हो, एक आपके पास कंसिस्टेंसी हो कि एक सिस्टम है उसके तहत लोग काम कर सकें। यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है और उसके बाद जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके ऊपर भी पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया जाता है। पॉलिसीज में ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं कि जो किसी भी बिजनेस के लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती कि उसके उन पॉलिसीज पे अमल करते हुए आप बिजनेस कर सकें। अब आपका सवाल था कि इस पॉलिसी को हमने मुस्तरद क्यों कर दिया। जी। नंबर 1 इसको मुस्तरद करने का रीजन जो है वो ये है कि इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए और बिजनेसेस को देखते हुए आप उनको फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं। इसमें और 2015 ऑनवर्ड्स पॉलिसीज में इस तरह की चीजें की जाती हैं कि हर दफा पॉलिसी बना के उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी जाती हैं। जैसे 2015 ऑनवर्ड्स और अभी 2023 में भी एज लिमिट की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी गई कि जहाज जो है वो 18 साल से ज्यादा का अगर मैन्युफैक्चर हुआ हुआ है तो वो पाकिस्तान में इम्पोर्ट नहीं हो सकता। सही। अब ये वाली रिस्ट्रिक्शन जो है ना यूरोप में एप्लीकेबल है ना यूएसए में एप्लीकेबल है। हम क्या चाहते हैं कि मतलब एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए डू वी वांट टू लाइक बाय दी एयरक्राफ्ट के ब्रांड न्यू हमारी एयरलाइंस जहाज लेकर आए और 60 मिलियन से और 400-500 मिलियन डॉलर का जहाज होता है। क्या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस चीज की इजाजत देती है कि हम इतने महंगे जहाज ला के यहाँ पे ऑपरेशन कर सके? सिमिलरली चार्टर कंपनीज के लिए भी आपने ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 18 ईयर्स। अब ये चीजें जो हैं कभी भी आपकी इंडस्ट्री को ट्रिगर नहीं कर सकती। अब उससे आपने क्या होता है कि मुस्तरद तो बहुत कर दिया सारे है, अब आपने मुस्तरद तो कर दिया है इस पॉलिसी को, तो मुस्तरद करने के बाद आप लोगों का अगला कदम क्या है? हम 2015 से ये स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और पॉलिसीज को जो है वो फ्रेंडली किया जाए। अब हमारे स्ट्रगल जो है वो इसी लेवल तक हो सकती है कि हम मिनिस्ट्री तक जाते हैं, गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, सिविल एविएशन को अप्रोच करते हैं और जो अरबाब इख्तियार हैं इस मुल्क में, इवन टू द एक्सटेंट के हम पार्लियामेंट तक गए और पार्लियामेंट ने जो है वो पॉलिसी में अमेंडमेंट की। जी। वो पार्लियामेंट ने जो है सिविल एविएशन रूल्स 1994 में अमेंडमेंट्स की। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ इवन पार्लियामेंट को इग्नोर कर दिया जाता है और मिनिस्ट्री ने जो है वो चीजें एक्सेप्ट नहीं की और उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जबकि उसमें पूरी एविएशन सब कमेटी बनी, उसके बाद एविएशन कमेटी में गया, उसके बाद सेनेट ने अडॉप्ट किया।
बट वो दे वर टोटली इग्नोर्ड। अच्छा ये बताएं इमरान साहब कि जनरल एविएशन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तानी मईशत को कितना रेवेन्यू इकट्ठा करके देती है, कितने पायलट्स तैयार करके देती है, क्योंकि पायलट्स का बड़ा फुकदान है, और किस तरीके से परफॉर्म करती है जनरल एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से आगाही दें थोड़ी। जनरल एविएशन जो होती है वो किसी भी मुल्क में एविएशन इंडस्ट्री की बैकबोन होती है कि वो आपको प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करके दे रही होती है, लाइक पायलट्स और इंजीनियर्स वगैरह। इसमें आप छोटी सी मिसाल ये ले लें कि इस हमारे मुल्क में तकरीबन 16 फ्लाइंग स्कूल थे और उसमें से 2015 ऑनवर्ड्स जो है 7 बंद हो चुके हैं। इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है पायलट्स प्रोड्यूस करने की वो है तकरीबन 120 टू 140 पायलट्स अ ईयर, जो कि अब रिमेनिंग स्कूल्स के साथ है। जबकि जो हमारी विद इन द कंट्री रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 300 से 350 पायलट्स की है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि हम फॉरेन पायलट्स को इस वक्त इम्पोर्ट कर रहे हैं और हम उनको 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर की सैलरीज दे रहे हैं और हमारी एयरलाइंस वो फॉरेन पायलट्स के साथ ऑपरेट कर रही हैं, बिकॉज हमने अपने मुल्क में कैपेसिटी बिल्ड होने ही नहीं दी। तो व्हाट टू टॉक अबाउट जनरेटिंग रेवेन्यूज, हम तो बल्कि फॉरेन एक्सचेकर लूज कर रहे हैं इस फील्ड में। इसमें छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में दे आर प्रोड्यूसिंग अबाउट 3000 पायलट्स अ ईयर। और वो सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तान में सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोगों को बैंक लोन देते हैं, वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बाहर से जाके ट्रेन करा रहे हैं और वो अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह से उनका फॉरेन एक्सचेकर भी बढ़ रहा है, उनके पास रेमिटेंसेज आती हैं। हमारे पास जो है हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा के उल्टा जो एविएशन इंडस्ट्री को बंद किया हुआ है। अब ये छोटी सी एग्जांपल आप ये देखें कि एशिया अलोन विल नीड अबाउट 90,000 पायलट्स टिल ईयर 2031। क्या हम उसमें अपना कोई शेयर डाल रहे हैं? क्या हम उसमें से कोई ऐसी चीज कर रहे हैं कि हम अपनी स्किल्ड मैन पावर को प्रोड्यूस कर सकें और उनको एक्सपोर्ट कर सकें? एक्सपोर्ट करना दूर की बात है, इवन हम पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट भी पूरी करने की पोजीशन में नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन की जहां तक बात है तो आई वुड से कि जनरल एविएशन का कोई इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं होगा, लेकिन ये जो है आपकी इंडस्ट्री को चलाने में, एयरलाइंस को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ आपने कहा कि स्कूल अब बंद हो गए हैं, पायलट्स को हम लोकल मार्केट के अंदर नहीं दे पा रहे, बल्कि जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब तक हिस्सा नहीं डाल पा रहे, तो अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़त किताबत कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आपको नहीं लगता कि आपका जो एहतजाज का तरीका है उसका असर इतना अच्छा नहीं पड़ेगा, आपको उससे बढ़कर कुछ करना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है हमारे हाथ में बंदूक तो है नहीं। हम नहीं, उसके अलावा भी और भी बहुत से तरीके होते हैं। प्रेस जी कॉन्फ्रेंसेस जी के ज़रिए बात की पहुंचाई जाती है, बहुत पीसफुल एहतजाज करके भी बात पहुंचाई जाती है। एहतजाज के तो हमने ऑलमोस्ट सारे तरीके अपना के देख लिए हैं। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि हम ज़ाहिर है कि कब तक नुकसानात अपने भरते रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि मेरी छोटी सी कंपनी जो है उसको ऑलमोस्ट 3 मिलियन रुपीस पर मंथ का नुकसान हो रहा है इस वक्त। और हमने डिसाइड किया कि अब हम अगर ये पॉलिसीज इसी तरह से चलनी है और किसी ने सुनना नहीं है तो वी आर गोइंग टू लाइक शिफ्ट आवर बिजनेस अब्रॉड। और पहले भी 3 जहाज हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं और फर्दर 3 जहाज़ों के लिए हमने सिविल एविएशन को इंटीमेट कर दिया है। अब आप इसको एहतजाज का तरीका कह लें या आप यानी कह मजीद लें कि 3 हमें जहाज़ को हमें एक्सपोर्ट सर्वाइवल करने के करना हवाले नहीं से है। सिविल एविएशन से रब्ता कर लिया है आप लोगों ने? जी, हमने राब्ता कर लिया, उनको इंटीमेट भी कर दिया है और जहाज़ों को भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम थोड़ा स्केल डाउन करें ताकि अपने नुकसानात कम कर सकें पाकिस्तान में। अच्छा ये बताएं, एलसीज़ के मसाइल माजी में हमने देखे तो आप लोगों के लिए भी बड़े मसाइल खड़े हो गए थे एलसीज़ के हवाले से, आप लोगों को जेट फ्यूल फराम नहीं हो रहा था। अब क्या पोजीशन है, क्या आप लोगों को मिलना शुरू हो गया है? जी, एलसीज़ वगैरह अब खुल रही हैं और फ्यूल जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है, इस वक्त फ्यूल अवेलेबल है। बस ये है कि एक्सपेंसिव काफ़ी हो गया है बिकॉज ऑफ द डॉलर एक्सचेंज रेट और डिफरेंट इश्यूज। वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा फ्यूल एक्सपेंसिव है। ऑलमोस्ट लाइक 6 महीने हमने इस तरह से गुजारे कि वी डिड नॉट हैव फ्यूल और हमारे पास कैपेसिटी थी बिजनेस की, लेकिन वी कुडंट डू द बिजनेस। तो अब एलसीज़ की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई है। फ्लाइंग स्कूल्स में जो डिपॉजिट्स हैं उनकी फीसेस में इजाफा कर दिया, उनके उनके तखमीने में इजाफा कर दिया, तो आपको लगता है कि आने वाले 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो पाएंगे? नहीं, ना सिर्फ ये कि फ्लाइंग स्कूल्स फर्दर नहीं बन पाएंगे बल्कि 2-3 स्कूल इस वक्त और क्लोज होने के करीब हैं। और इस तरीके से जो पॉलिसी में आपने पेड अप कैपिटल बढ़ा दिया है, उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा दिया है, दीज आर नॉट इनकरेजिंग थिंग्स। साथ साथ एक और भी मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो जी। उसमें आप फैसिलिटीज देते हैं और बड़े खूबसूरत सी एक बुक बना के इशू कर देते हैं कि नेशनल एविएशन पॉलिसी आ गई है। जो भी बैठा होते हैं उस वक्त सीट के ऊपर वो उसका क्रेडिट लेते हैं कि पॉलिसी बना दी हमने।
ये पॉलिसी हमने बहुत देख ली, लेकिन इनमें जो भी चीज़ ऐसी होती है जिससे कि बिजनेसेस को फायदा हो सकता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, और हमें बता दिया जाता है कि वो एफबीआर नहीं मान रहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं मान रही, फलां मिनिस्ट्री मान रही, अब वो आईएमएफ का मसला है, अब वो इसका मसला है, अब वो उसका मसला है, बट नो फैसिलिटीज एक्सटेंडेड। तो जो भी चीज़ें फैसिलिटी वाली होती भी हैं इन पॉलिसीज में, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। और इसके बारे में जो है वो राइटिंग में मैं मिनिस्ट्री को लिख चुका हूँ। आई टोल्ड एविएशन मिनिस्टर्स आल्सो, फेस टू फेस भी मैंने लोगों को बताया कि आप ये पॉलिसीज बना देते हैं लेकिन ये सिर्फ हमारी डेट्रीमेंट के लिए यूज होती है। जो चीजें अब जैसे सिविल एविएशन को इसके अंदर पैसे लेने हैं हमसे जी। एक्स्ट्रा, वो चीज तो फौरन इम्प्लीमेंट हो जाएगी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा दो, पेड अप कैपिटल बढ़ा दो, फीसेस बढ़ा दो, चार्जेस बढ़ा दो। लेकिन जहाँ पे हमें कोई टैक्स इंसेंटिव मिलना है, जहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी मिलनी है, उसके लिए 10,000 बहाने होते हैं कि वो जी फला मिनिस्ट्री नहीं मान रही है, वो एफबीआर नहीं मान रहा। तो ये पॉलिसी जो है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर यूजलेस फॉर अस फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड। अच्छा इमरान साहब, आखिर में ये बता दें कि अगर पीआईए प्राइवेटाइज हो जाती है और सिविल एविएशन अथॉरिटी के सुनने में आने के 2 हिस्से हो जाएंगे, तो क्या उससे जनरल एविएशन इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचेगा? जी बिल्कुल फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होगी पायलट्स की, इंजीनियर्स की। और जब हम फीड करने की पोजीशन में होंगे पायलट्स और इंजीनियर्स, तो डेफिनेटली जनरल एविएशन विल आल्सो ग्रो। एंड मतलब मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो बिजनेसेस को रन करे, गवर्नमेंट का काम होता है बेहतर गवर्नेंस प्रोवाइड करना। तो ये प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल होनी चाहिए, और गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह के बिजनेसेस रन नहीं किए जा सकते। जब तक पीआई गवर्नमेंट सेक्टर में रहेगी, इट्स नॉट गोइंग टू परफॉर्म। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनरल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं, पायलट्स हमें चाहिए, और पायलट्स की तैयारी उसी वक्त होगी जब फ्लाइंग स्कूल्स का क़याम अमल में आएगा। लेकिन यहाँ फ्लाइंग स्कूल्स बंद हो रहे हैं क्योंकि जो पॉलिसी नई आई है उसमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से जनरल एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है। और इस हवाले से एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन के बानी ने ख़त भी लिखा है मुताल्लिका अफसरान को, मुताल्लिका मिनिस्ट्री को, और ये अपील की है कि वो इसमें अमिटमेंट्स करें और पॉलिसी को नरम करें ताकि हम पायलट ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क को भी दे सकें और मुल्क के बाहर भी हम उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब मज़ीद 3 जहाज़ एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कारोबार शदीद मुतासर हो गया है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। महसूलाती निज़ाम को बढ़ाने के लिए एफबीआर की टास्क फोर्स ने कमर कस ली है। टैक्स नेट क्योंकि हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और हमारी टैक्स जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9% पर है, जिसको 12-13% पर होना चाहिए। और आईएमएफ ने कहा है पाकिस्तान को कि अपने टैक्स सर्कल को इंक्रीज़ करने के लिए जद्दोजहद करें, और इसीलिए आईएमएफ की टीम ने एफबीआर की टीम से वर्चुअल मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं। और उसके बाद एक प्लान सामने आया है कि अब एफबीआर नॉन फाइलर्स की बिजली का कनेक्शन काटेगा, नॉन फाइलर्स के मोबाइल कनेक्शंस को काटा जाएगा और उनको घेरे में लाकर फाइलर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। कौन कौन से टैक्सेस में इस वक्त चोरी हो रही है और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या एफबीआर अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आमिर हुसैन सिद्दीकी, मौसी तजकार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। क्या समझते हैं कि एफबीआर अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएगा? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत जी मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जी और इकोनॉमिक्स के अंदर अमूमन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है इस तरह के इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता है सही से जो एफबीआर की जो रिपोर्ट है, क्या सिर्फ ये नॉन फाइलर की वजह से टैक्स जो भी क्या कहते हैं इसमें जो डेफिसिट आ रहा है इनका, क्या सिर्फ इस वजह से है? जाहिर बात है कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं होगा। जी टैक्स चोरी होना और टैक्स जो जिस रास्ते से चोरी हो रहा है वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो अंसर है वो करप्शन का है। और इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो टैक्स दहिंदगान है और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनके दरमियान कम से कम फिजिकल राब्ता हो और सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया जाए कि उनके दरमियान बराह रास्त कोई राब्ता ना हो और वो जो है टैक्स से उनको सिस्टम के ज़रिए से निकलने ना दिया जाए और कोई भी टैक्स से जो है ना निकले। लेकिन इस तरह की मेरा ख्याल है कि ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल होगा नहीं, क्योंकि देखें इसकी वजह से आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। स्पेशली जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर वो एसएमईज का है जी और एसएमईज जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे इकॉनमी के अंदर, 70% से ज़्यादा तकरीबन वही है।
तो ऐसा ना हो कि वो जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हो। मतलब ठीक है, टैक्स तो मैं टैक्स चोरी की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से लोग तंग बहुत होंगे। वो टैक्स चोरी नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं वो बेचारे ज्यादा तंग होने का उनका इम्कान ज्यादा है, और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर इसका असर आ सकता है। लेकिन मेरी दुआ है कि ये सक्सेसफुल हो, उन्होंने कुछ ना कुछ स्टडी की होगी इसके बारे में और शायद ये इसका इल्म हो। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं और हमें इसका कोई इतना ज़्यादा जो है ये सक्सेसफुल मॉडल मतलब इस तरह का रहा नहीं है कि जब आपने डायरेक्ट टैक्सेस को जोर ज़बरदस्ती जो है करने की कोशिश की है तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ही आया है। अच्छा, हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो कैश रेट पर बेस करती है। अब कैश रेट को अगर हम टैक्स नेट में लेकर आएँ, उसके लिए हमें कौन सी पॉलिसी बनानी होगी? क्या समझते हैं, कौन से फौरी तौर पे इकदाम करने उठाइए? देखें, ये एक बिल्कुल एक ड्रास्टिक लेवल के ऊपर चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि आपको शायद याद हो थोड़ा-सा कि 2009-10 की बात है कि जब बहुत कोशिश की गई थी जी। कि सेल्स टैक्स को हटा के जो है वैल्यू एडेड टैक्स लेकर आया जाए। और वैल्यू एडेड टैक्स ऐसा टैक्स था कि जो कि हर किसी को टैक्स में नेट में आराम से आ सकते थे। और फिर ये था कि उसकी वजह से आपने देखा होगा रिटेलर्स ने और सब लोगों ने ऐसी हड़ताल की और बाकायदा दबाव में आ गई। और फिर वो दोबारा सेल्स टैक्स, और फिर क्या हुआ कि जनाब सेल्स टैक्स जो है वो 13% से बढ़ा के उन्होंने 16%, 15% कर दिया। जी। उस पे तो वो राजी हो गए, लेकिन ये है कि वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम लेके आने पर जो है वो राजी नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि ये जो है ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि देखिए असल में चीज़ ये है कि टोटल टैक्स कलेक्शन हमारा डेफिसिट ना हो। जितना हमारी अखराजात है वो अखराजात जो हैं वो हमारे टैक्सेस के ज़रिए से पूरे हो सकें। जी। लेकिन हमारा सारा ज़ोर किस चीज़ के ऊपर होता है कि नहीं हम जो है जो टैक्स को बढ़ाएं। भाई दूसरी तरफ ये भी तो खर्चे कम करने की भी तो जरूरत है बिल्कुल ताकि है। डेफिसिट खत्म हो। बिल्कुल। मतलब इतनी अय्याशी लगी हुई है, मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त की बिजली, मुफ्त पता नहीं कितनी कितनी चीजें, और ये कौन लोग मुफ्त में ले रहे हैं? ये वो मुफ्त पार्लियामेंटेरियंस में ले रहे हुकूमत का हैं जो कि खर्चा नहीं? है वो साल का इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 18 अरब डॉलर है। 18 जी अरब डॉलर बिल्कुल साल बिल्कुल। का हमारी मतलब सरकार इसके का अंदर खर्चा है। पूरी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है और भी बहुत सारी आ बिल्कुल। जाती है जिसको वो अपना हक समझ के ले रहे हैं इस तरह से। मतलब उसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? अब देखें ये अखराजात अगर कम नहीं किए जा रहे हैं, जी। इट मीन्स कि क्या मतलब है इसका कि इन अखराजात को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है ना। बिल्कुल। जब तो धड़ाधड़ टैक्सेस के ऊपर जो है जोर लगाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो भाई सबसे जरूरी चीज ये है कि इस निजाम को बेहतर किया जाए, और ये इस तरह की जो बिल्कुल मुफ्तखोरी लगी हुई है और दुनिया की सबसे महंगी तरीन ब्यूरोक्रेसी हमारी होती चली जा रही है, हर सतह की ब्यूरोक्रेसी। जी। वो सबसे ज्यादा उस पे, वरना होगा इसके ऊपर, मैं इसी वजह से इस चीज के ऊपर डाउटफुल हूँ कि एक तरफ अय्याशी कोई खत्म नहीं हो रही है। मतलब ये पैसा क्यों चाहिए? जी। इसीलिए चाहिए ना यानी ये हम अपना डेफिसिट खत्म। फिस्कल डेफिसिट को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कभी कम नहीं कर पाएंगे, हम फिस्कल डेफिसिट में हमेशा रहेंगे अगर यही मामलात रहे तो। बिल्कुल मतलब ये है कि देखिए ये इस तरह की चीजें ये बिल्कुल कॉस्मेटिक चीजें हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये इससे करप्शन के नए दरवाजे खुल सकते हैं। मतलब हम इसी माशरे में रहते हैं और आप भी रहते हैं, हम सब जानते हैं इस तरह से। ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल टैक्स के कवानीन बिल्कुल सख्त होने चाहिए। मतलब ये कि कोई टैक्स चोरी ना करे, टैक्स एग्रीकल्चर दे सके। सेक्टर इनकम टैक्स क्यों नहीं फाइल करता, क्यों टैक्स नेट में शामिल नहीं करते इसको, क्या समझते हैं आप? जी जी बिल्कुल। मैं देखिए इसमें बता दूं आपको कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो है टैक्स क्योंकि गवर्नमेंट ने माफी किया हुआ है, जी। तो वो तो इस तरह जिसको टैक्स माफ होता है तो वो शायद ये समझता है कि नहीं उसको फाइल करना भी उसके लिए माफी है, हालांकि ये चीज नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर भी दो चीजें आ जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर जो लोग हिस्सा ले रहे हैं सिर्फ उनके लिए टैक्स माफ है, लेकिन ये जो आड़ती वगैरह होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स माफ नहीं। लेकिन ये भी अपने आप को एग्रीकल्चर डिक्लेयर करके जो है वो अपनी सारी चीजें माफ हो जाती है। ये जो इस तरह की चीज है ना, मैं कहता हूँ कि सब्सिडी कुछ इस तरह से टैक्स सब दे। अगर गवर्नमेंट किसी को वर्क करना चाहती भले से रिफंड कर दे, लेकिन ये कहना कि जनाब हम एग्रीकल्चर से बिल्कुल टैक्स ही नहीं लेंगे और उनको सब चीज माफ हो जाएगी, तो जाहिर है कि फिर अब होगा क्या इसके ऊपर कि हर कोई अपने डिक्लेरेशन करेगा, आमदनी उसकी जो है किसी और मैन्युफैक्चरिंग से, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करेगा कि जनाब मेरी एग्रीकल्चर से आमदनी है। तो ये इस तरह की चीज है, क्योंकि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, बिल्कुल। ये फिस्कल मेजर या इकोनॉमिक मेजर्स बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं अगर वो पहले ले लिए जाते तो शायद टैक्स नेट बढ़ जाता, हमारे मुल्क का टैक्स जीडीपी इंक्रीज हो जाती? जी बिल्कुल। देखें दुनिया में बहुत सारी स्टडीज है ना, मौजूद है इस तरह से, जी। जिसके ऊपर जो है वो देखा जा सकता है। बड़े बड़े मतलब रियल एस्टेट के सेक्टर है, सब कुछ है, ये लोग टैक्स नहीं देते। जो बड़े बड़े लोग हैं वो टैक्स नहीं देते। मतलब ये है कि अगर आप ये इसको कौन रोकेगा? मैं बिल्कुल मैं इसी मुआशरे में रहता हूँ, मैं कह सकता हूँ
कि वो बेचारा जिसका 1 लाख रुपए टैक्स पूरे साल का बन रहा होता था, जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, उसी को ही आ जाएगा सब कुछ उसको, कि आपने पिछले साल का नहीं भरा था तो बिल्कुल। इससे पिछले साल का नहीं भरा था, आपका टैक्स 1 लाख नहीं होता, 1,10,000 होता है। इस तरह की छोटी-छोटी जो भाई जो बड़ी जो बिग फिश जो होती हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है। ये और वो तो टैक्स में बिल्कुल ही नहीं आ रहे। उन्होंने तो अपने आप को मुख्तलिफ जो है एग्जम्पशंस हर लेवल के ऊपर ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर हुसैन सिद्दीकी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहते। हमारे मुल्क में एक फाइलर की कैटेगरी है और एक नॉन फाइलर की कैटेगरी है। फाइलर हमारे मुल्क में जो टैक्स देता है वो कमज़ोर है, नॉन फाइलर जो हमारे मुल्क में टैक्स नहीं देता वो ताकतवर है। सरकारी टीमें, सरकारी इदारे अगर नॉन फाइलर के ऊपर मेहनत कर लें, नॉन फाइलर को टैक्स नेट में ले आएँ, FBR की टीमें मुतहरिक हो जाएँ, तो हमारे मुल्क का महसूलाती निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। हमारी टैक्स GDP 8 to 9% है, ये इंक्रीज़ होकर 12-13% पे जा सकती है। हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है। वो अशराफिया जो टैक्स नेट में नहीं आना चाहती, टैक्स चोरी करती है, रिटर्न फाइल करती है और ज़ीरो दिखाती है अपनी इनकम को, उनके ऊपर अगर हम घेरा सख्त करें तो यकीनन हमें फ़ायदा हो सकता है। आज IMF की टीम FBR से वही काम करा रही है जो FBR का अपना असल काम है। काश अगर FBR की टीमें मुतारिक हो जाती माजी में पहले, तो आज हम इन मसाइल का शिकार ना होते। और FBR की जो टीम कराची में RTO 1 की है, वो तो खुद नादहिंदा है, उसने खुद टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और 31 दिसंबर की मोहलत दी गई है। क्या ये मोहलत एक आम आदमी के लिए भी है? जी नहीं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो FBR की टीम से करीब हैं या FBR से करीब हैं या जिनको FBR की सपोर्ट है। बहरहाल हमें चाहिए कि हम टैक्स दें ताकि गवर्नमेंट के मसाइल हल हो सकें, कम हो सकें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने अखराजात को कम करें। एक साल 18 अरब डॉलर का खर्चा, इतनी बड़ी काबीना का साइज़, ये किसी मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक और मुल्कों की निशानी नहीं होती। गवर्नमेंट को अपने अखराजात कम करने होंगे और अपने अखराजात को कम करने के बाद फिर टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। इसीलिए हम अपने मुआशी मकासद हासिल कर सकेंगे, अपनी मुआशी तरक्की कर सकेंगे। वरना फंडामेंटल्स होते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।